जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, भारतीय काव्यशास्त्र के पश्चात यहाँ पे हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं। और प्रीवियस के लेक्चर में आपने देखा पाश्चात्य काव्यशास्त्र की शुरुआत जो प्लेटो के काव्य भाषा सिद्धांत से होती है। तत्पश्चात हमने जो है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी और विरेचन सिद्धांत जो समानता सभी जहाँ भी काव्यशास्त्र पाठ्यक्रम में लगा होता है सभी के सिलेबस में होता है, उन पे चर्चा किया। आज जो हम बात करने वाले हैं उसकी अगली कड़ी में लोंजाइनस का उत्ताप सिद्धांत, ये भी आपके सिलेबस का ही एक पार्ट है। मुझे उम्मीद है कि प्रीवियस के जितने भी लेक्चर आपको पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधी कराए गए हैं वो सभी आपको समझ में आया होगा। क्लासेस शुरू करने से पहले हम आपको ये ध्यान दिलाएंगे कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वो जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र से इनके चिंतक और उनकी रचनाओं से, तो आपको ये जो पूरा सारणी है ये जो है हम टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जुड़ के इसको पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और इनको आपको डेली एक बार कभी भी कोई भी लेसन पढ़ने से पूर्व कुछ रचनाएं ध्यान रखनी है। जैसे प्लेटो के बारे में आपने देखा कि स्पेशली इन्होंने कोई काव्यशास्त्र पे विशेष रूप से चर्चा नहीं की है, लेकिन रिपब्लिक है, सिंपोजियम, गोर्गियोस है, फिलोबस है, लॉज है, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं कि ये किनकी रचनाएं हैं। अरस्तु का तो आपने देखा पेरिपोइथिस, रिटोरिक, पॉलिटिक्स, ये तीनों काव्यशास्त्र से रिलेटेड है जिनमें पॉलिटिक्स अलग है लेकिन रिटोरिक और पेरिपोइथिस है। होरेस का आर्ट्स पोएट का है, पेरिप्शियस शानदार सबलाइम, लोंजाइनस का, दांते का, फिलिप सिडनी, जॉन ड्राइडन। प्रीवियस क्लासेज में भी हम इनके बारे में चर्चा हमने कर लिया है और कुछ रचनाएं बची थी जिनके बारे में हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं ताकि आपका एकदम खत्म हो जाए। जैसे हर्बर्ट रीड है, हर्बर्ट रीड का समय आपको देखिए क्रोनोलॉजी में इनके समय को लगाने के लिए दिया जाता है, तो हर्बर्ट रीड है, फ्रैंक रेमंड है, सीडी लेविस है, लायोनल ट्रिलिंग है। तो द मीनिंग ऑफ आर्ट हो गया हर्बर्ट रीड का, न्यू वेयरिंग इन इंग्लिश पोएट्री हो गया सीडी लेविस। तो सीडी लेविस का पोएटिक इमेज करके, जिया पाल साथ का फ्लावेयर करके है। बाकी एक ही रचना नहीं है। अब हर्बर्ट रीड का देखेंगे तो आर्ट से है, इनका है द मीनिंग ऑफ आर्ट। आर्ट का मतलब क्या है, वैसे भी देखिए रीड मतलब रीड यानी पढ़ना, तो इन्होंने कहा कि इनका जो किताब का द मीनिंग ऑफ आर्ट है, आर्ट एंड इंडस्ट्री, आर्ट एंड सोसाइटी, फिलोसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट, पोइट्री एंड एक्सपीरियंस। तो आर्ट से रिलेटेड काफ़ी इनके जो है रचनाएं हैं। फ्रैंक रेमंड लेविस, न्यू वेयरिंग इन इंग्लिश पोएट्री, द ग्रेट इंडियन, द कॉमन पैरासूट, थॉट वर्ड्स एंड क्रिएटिविटी। सीडी लेविस पोएटिक इमेज करके, लायनल ट्रेनिंग, द लिबरल इमेजिनेशन बियॉन्ड कल्चर, सिंसियरिटी एंड अथॉरिटी, द मॉडर्न एलिमेंट इन मॉडर्न लिटरेचर। ज्या पाल साथ का है फ्लावेयर, ये 4 खंडों में 1931 से 45 के दौर में। बीइंग एंड नथिंग, व्हाट इज लिटरेचर, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टल रीजन, नो मेल्स नाजिया। क्लिंथ बुक्स का देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग पोएट्री कई बार पूछा गया है, मॉडर्न पोएट्री एंड ट्रेडिशन, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन 1943, द वेल रॉटन, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एमसन का 7 टाइम्स एम्बिग्यूटी, सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरल, कई बार 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्यूटी पूछा गया है। एल्यूजन एंड रियलिटी किसका है, कॉडवेल का है ना, जॉक देरिदा का। तो ये रचनाएं बार बार पूछी जाती है, इनको आपको बहुत ही अच्छे से देखना। बाकी देखिए प्रीवियस के लेक्चर में हमने जो यहाँ पे जो सिद्धांत था वो संक्षेप में बता दिया। अब देखिए आपको विस्तार में यहाँ पे प्लेटो के काव्य भाषा सिद्धांत पे हमने बात कर लिया, अरस्तु के सिद्धांत पे बात कर लिया। अरस्तु के तो तीनों ही सिद्धांत लगभग सिलेबस में रहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, पहले फैक्ट बात कर लेते हैं फिर हम फैक्ट पे तथ्य पे आते हैं। लोंजाइनस का उदास सिद्धांत का मतलब क्या है, इसके पूर्व भी आपको हिंट मिल गया था जब आपने देखा था कि जो प्लेटो है सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु, तो वहीं से आपको देखने को मिल गया था कि सामाजिक उपयोगिता से जुड़ा काव्य को उन्होंने माना था कि हाँ जो भी सुंदर चीज़ है अगर वो उपयोगी है तो ही उसका कोई मतलब है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होता है। और ये चीज़ आप यहीं पे नहीं, भारतीय काव्यशास्त्र अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा वहाँ पे भी आपने जैसे औचित्य औचित्य संप्रदाय पढ़ा। अब औचित्य का क्या मतलब है, औचित्य भी अपने आप में कोई चीज़ अगर आपने सार्थक लिखा, समाज के लिए हितकारी है तो ही उसका औचित्य है, अदरवाइज कोई मतलब कोई मीन्स नहीं होता है। तो वही चीज़ आप देखिए, ऐसा नहीं कि भारतीय काव्यशास्त्र बिल्कुल अलग है पाश्चात्य से, वही चीज़ें वही कड़ियाँ आगे जुड़ती चली आई हैं। अब लोंजाइनस का उदात्त सिद्धांत कैसे होगा कि काव्य शास्त्र में कुछ ऐसे तत्वों को देना है या लिखना है, आपको सबके सामने लेके आना है जो कहीं ना कहीं आपको सबलाइम की तरफ, उदात्त भावना की तरफ ले जाए। आप बहुत संकीर्ण होके नहीं, आप हर एक चीज को व्यापक स्तर पे सोचें, यानी सीमित की बजाय अपनी दायरा को असीमित कीजिए। उदात्त का विवेचन सबसे पहले केक्यूलस ने किया है, तो इसको फैक्ट को ध्यान रखिएगा।
उदात्त का विवेचन सबसे पहले केकलियुश ने किया था। औचित्यवाद का अर्थ, अब देखिए यहाँ पे औचित्यवाद सिद्धांत आपने भारतीय काव्यशास्त्र में पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया है। पहले पूरे भारतीय काव्यशास्त्र को कंप्लीट करिएगा तभी पाश्चात्य पे आइएगा। अब जैसे उदात्त को सबसे पहले केकलियुश ने किया। औचित्य का अर्थ अच्छा ग्रहण करना तथा खराब को त्याग देना है। औचित्य का क्या मतलब होता है? अर्थ अच्छा ग्रहण करना, खराब को त्याग देना। जो चीज़ अच्छा है उसको ग्रहण कर लो, जो खराब है उसको त्याग दो। लोन्जाइनस की उदात्त संबंधी अवधारणा बहुत गहन और व्यापक है। देखिए उदात्त का क्या मतलब है? विवेचन क्या है? केकिलियुस ने किया था। औचित्य का अर्थ अच्छा ग्रहण करना तथा खराब को त्याग देना है। लोन्जाइनस की उदात्त संबंधी अवधारणा बहुत गहन और व्यापक है। लोन्जाइनस प्रतिभा को उदात्त की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। कौन मानता है? लोन्जाइनस जो है, इन्होंने प्रतिभा को उदात्त की उत्पत्ति का कारण माना है। उदात्तता की परिधि में यहाँ पे इन्होंने कहा कि उदात्तता की जो परिधि है, उदात्तता की परिधि में मनुष्य की स्वभावगत और प्रवृत्तिगत वरीयता, प्रबल भावानुभूति, महान विचार, असाधारण और दिगंत व्यापी कल्पना, गरिमामयी शांति, उद्दाम आवेग और विलक्षण मौन का समाहार होता है। किसमें होता है? उदात्तता की परिधि में मनुष्य के स्वभावगत और प्रवृत्तिगत वरीयता, प्रबल भावानुभूति, महान विचार, असाधारण और दिगंत व्यापी कल्पना, गरिमामयी शांति, उद्दाम वेग, विलक्षण मौन, इन सभी का समाहार होता है। उदात्त का कार्य क्या होता है? उदात्त का कार्य सम्मोहन, इनैक्टमेंट है, ना कि अनुनयन करना। अनुनयन करना ये चीज नहीं है। उदात्त के सर्वाधिक उदाहरण आपको ग्रीक साहित्य में देखने को मिलेंगे, जहाँ प्लेटो और अरस्तु ने उपदेशात्मक और आनंद को काव्य तथा कला का मूल माना है। किसने? उदात्त के आपको सर्वाधिक उदाहरण कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ग्रीक साहित्य में मिलते हैं, जहाँ प्लेटो और अरस्तु ने उपदेशात्मक और आनंद को काव्य तथा कला का मूल माना है। वहीं लोन्जाइनस ने आनंद अनुभूति को काव्य और कला का मूल उद्देश्य माना। तो अंतर हुआ। उदात्त के आपको सर्वाधिक एग्जाम्पल कहाँ पे? ग्रीक साहित्य में देखने को मिलेंगे, जहाँ प्लेटो और अरस्तु ने, ग्रीक साहित्य में जहाँ प्लेटो और अरस्तु ने उपदेशात्मक और आनंद को काव्य तथा कला का मूल माना है। कि अगर अरस्तु ये मानते हैं, ग्रीक साहित्य में देखें तो प्लेटो और अरस्तु ये मानते हैं कि उपदेशात्मकता और आनंद यही तो काव्य तथा कला का मूल है। वहीं पे आप लोन्जाइनस के बारे में कहें तो लोन्जाइनस ने आनंद की अनुभूति अगर हो, तो आनंद की अनुभूति अगर हो तो अंततः क्या है? वही काव्य और कला, उसी को मूल उद्देश्य माना है। ये कुंतक के वक्रोक्तिवाद के निकट दिखता है। ये जो सिद्धांत है, ये कुंतक के वक्रोक्तिवाद के निकट दिखता है। लोन्जाइनस ये भी मानते हैं कि भाव एवं विचारों की उदात्तता साहित्य सृजना के लिए प्रेरित करती है और यही दर्शक या पाठक को प्रभावित करता है। रचना के हमेशा दो बिंदु माने जा सकते हैं, एक होता है अनुभूति पक्ष और दूसरा है अभिव्यक्ति पक्ष। दोनों में, चाहे अनुभूति पक्ष हो अभिव्यक्ति पक्ष हो, दोनों में ही आपको उदात्त गुणों की संभावना देखने को मिलेगा। लोन्जाइनस ये भी मानते हैं कि समीक्षक आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति मात्र को प्राथमिकता नहीं देता, अपितु लेखक द्वारा प्रयोग में लिए गए साधनों का विवेचन भी करता है। उदात्त के 5 स्रोत कुंतक की सारणी में विद्यमान है। लोन्जाइनस जिसे विचार कहते हैं, वही भाषा में अर्थ है। भाव दोनों की यहाँ है। भाव की प्रधानता या सांद्रता ही रस है। अलंकार उभयनिष्ठ है। कुंतक में अलंकारों की संख्या लोन्जाइनस से कुछ ज्यादा ही, यानी कुछ अधिक है। ये कहना किसका है? देवेंद्रनाथ शर्मा का। अब यहाँ पे देखिए, भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति पद योजना की रमणीयता रचना को जीवंत बनाती है। पद योजना ऐसी हो जिससे अर्थ का चमत्कार पैदा हो। परिचित बात को रचनात्मक ढंग से व विशिष्टता से कहना ही रचना में क्या लाता है? उदात्तता लाता है। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन, मतलब ये कॉन्सेप्ट की पद योजना ऐसी हो जिससे अर्थ का चमत्कार पैदा हो। परिचित बात को आप कोई भी परिचित बात है जो जानकारी में है लेकिन उतने रचनात्मक ढंग से वो विशिष्टता से कहना ही उदात्तता कहलाता है। गरिमामय और भव्य रचना विधानः, रचना की गरिमा का अर्थ है पदों का सम्यक क्रम विन्यास। पद योजना की गरिमा रचना के अर्थ उत्कर्ष में भी सहायक होता है। तो गरिमामय और भव्य रचना विधान, रचना की गरिमा का अर्थ है पदों का सम्यक क्रम विन्यास। पद योजना की गरिमा रचना के अर्थ उत्कर्ष में भी सहायक होता है। अब यहाँ पे देखिए, हर एक चीज का अगर देखें तो विरोधी तत्व भी कुछ होता है। कोई चीज एक्सेप्ट किया जाता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले भी होते हैं। ऐसे ही उदात्त के विरोधी तत्व में है शब्दाडंबर, बलिष्ठता, भावाडंबर। शब्दाडंबर मतलब उदात्त के लिए आत्मा की गरिमा जरूरी है, इसीलिए लोन्जाइनस ने कहा है कि झूठे लोगों के वचनों से महान लोगों का मौन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उदात्त के विरोधी तत्व में क्या आता है? शब्दाडंबर आता है, बलिष्ठता या बचकानापन आता है, भावाडंबर आता है। 3 चीजें आती हैं। तो उदात्त के विरोधी तत्व में शब्दाडंबर, बलिष्ठता, बचकानापन, भावाडंबर।
शब्दाडंबर उदात्त के लिए आत्मा की गरिमा बहुत ज़रूरी है, इसलिए लोनजाइनस ने यही कहा है कि झूठे लोगों के वचनों से महान लोगों का मौन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अतः शब्दाडंबर से उदात्तता संभव नहीं है। तो यहाँ पे शब्दाडंबर का क्या मतलब है? उद्दात के लिए आत्मा की गरिमा जो है वो ज़रूरी है। आत्मा की गरिमा आवश्यक है, इसलिए लोनजाइनस ने कहा है कि झूठे लोगों के वचनों से महान लोगों का मौन कहीं ज़्यादा बेहतर है। आपको शब्द भर-भर के फालतू चीज़ों को नहीं वो करना है। अतः शब्दाडंबर से उदात्तता संभव नहीं है। बलिष्ठता क्या होता है? तो अगर आप देखिए कि कोई भी अगर काव्य शास्त्र में कुछ भी लिख रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि झूठे लोगों के वचनों से महान लोगों का मौन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये शब्दाडंबर से उदात्तता संभव नहीं होता है। बलिष्ठता क्या है? बचकानापन। भव्यता के विपरीत विपरीत इस दोष की उत्पत्ति कमजोर और कुंठित बुद्धि से होती है। बलिष्ठता, बचकनापन यानी बलिष्ठता और बचकानापन, ये भव्यता के विपरीत इस दोष की उत्पत्ति कमजोर और कुंठित बुद्धि से होता है। और रचना भड़कदार बनाने की जगह जड़ हो जाती है। इसके बाद है भावाडंबर। भावाडंबर के तहत क्या आता है? इसके तहत आस्था, अनास्था, अनपेक्षित तथा अनुचित भावातिरेक आते हैं। इसमें असंयमित रूप से भावों की अमर्यादित अभिव्यक्ति होती है। तो देखिए, जब भी रचना करे कोई भी काव्य शास्त्र के बारे में, तो उनके विरोधी तत्वों को हमको ध्यान रखना है। शब्दाडंबर, बलिष्ठता, भावाडंबर क्या है? लोन्जाइनस के प्रति विद्वानों के मत। यहाँ पे सेंटेंसबरी है, डेविड चेजेज है, स्कॉट जेम्स एलेंटेट है, जिसमें लोन्जाइनस के प्रति विद्वानों के मत में देखें तो सेंटेंसबरी जो है ये मानते हैं कि लोन्जाइनस की आलोचना शुद्ध सौंदर्यकारी है तथा उसमें भी सर्वोत्कृष्ट रूप भी उपस्थित है। डेविड चेजिस कहते हैं कि उदात्तता को प्रथम भावात्मक साहित्य सिद्धांत मानते हैं। स्कॉट जेम्स हैं, यह लोन्जाइनस को प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक मानते हैं। कौन? स्कॉट जेम्स मानते हैं। एलन टेड जो है यह लोन्जाइनस की अपूर्णता को स्वीकार करते हुए भी इन्हें साहित्य का पहला आलोचक मानते हैं। एलन टेड। बिमसेट और क्लीन बुक्स ये पेरिप्लस को असाधारण लेख, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे मानते हैं। कौन? पेरिप्लस को बिमसेट और क्लीन बुक्स। एब्रम्स ये कहते हैं कि लोन्जाइनस जीवंत और आधुनिक है। तो ये कुछ लोगों के बारे में, लेकिन आपको यहीं से इतने से समझ में नहीं आया होगा, वो इसलिए हम डिटेल में पहले बात करते हैं कि लोजाइ। लेकिन देखिए, जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के लिए तो आपको इन फैक्ट को ध्यान रखना है कि किसने दिया था, क्या मतलब है, इतना आपने समझ लिया। फिर एक कुंतक के वक्रोक्तिवाद के निकट कौन आता? तो लोन्जाइनस की उदात्तता सिद्धांत आता है। इसमें 2 पक्ष होते हैं। फिर उदात्त के 5 स्रोत कुंतक की सारणी में है, जिसमें विचार है, भाषा में अर्थ, भाव की प्रधानता या शांतता ही रस है। इनके अलावा भी आप देखेंगे यहाँ पे, तो उदात्तता के स्रोत तत्व में क्या-क्या आता है? उदात्तता के स्रोत तत्व में महान विचार को धारण करने की शक्ति, भावों की प्रबलता, अलंकारों का समुचित प्रयोग, या इनके अलावा जो है भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति, गरिमा में और भव्य रचना विधान। और उदात्त के विरोधी तत्व में शब्दाडंबर, भावाडंबर, बलिष्ठता हो गया, ये आता है। बाकी लोन्जाइनस के प्रति विद्वानों के अलग-अलग विचार हैं। सेंटेंसबरी हैं, डेविड चेजेस है, स्कॉट जेम्स है, एलन टेट है, बिमसेट है और एब्रम्स हैं, ये सभी हैं। अब हम मूलतः जो इनका कॉन्सेप्ट है उस पे चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, लोन्जाइनस का परिचय, लोन्जाइनस का साहित्यिक परिचय, उसका उदात्त तत्व, अंतरंग तत्व, उसमें विषय की गरिमा, भावेश की तीव्रता, बहिरंग तत्व में अलंकारों की समुचित योजना, भाषा की उत्कृष्टता, गरिमा में रचना विधान, विरोधी तत्व में शब्दाडंबर, भावाडंबर, अनुचित विस्तार। इन सब पे जो है यहाँ पे विस्तार से बात की गई है। लेकिन हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जो लोन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत है, ये सिद्धांत आया कैसे? देखिए, काव्य के लिए जिस तरह आप भारतीय काव्य शास्त्र में देखते हैं, रस सिद्धांत की संकल्पना की गई कि काव्य पढ़ने के बाद आपको रस या आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, ठीक उसी तरीके से जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, उसमें उदात्त की संकल्पना की गई है, जिसके चिंतक लोन्जाइनस हैं। लोन्जाइनस ये मान के चलते हैं कि उदात्त तत्व ही काव्य का प्राण तत्व है। उदात्त भाव, उदात्त विचार एवं उदात्त शैली के बिना क्या कोई रचना महान हो सकती है? नहीं हो सकती। अर्थात लोन्जाइनस काव्य अभिव्यंजना की विशेषता एवं उसका उत्कर्ष कारण क्या मानते हैं? उदात्त को मानते हैं। लोन्जाइनस के समय ज़्यादातर कवि क्या करते थे? वो चमत्कार के मोह में पड़कर आडंबर के पीछे पड़ जाते थे। लोन्जाइनस ने इसी आडंबर का विरोध कर कवि के उदात्त व्यक्तित्व से लेकर भाव, विचार, अलंकार और भाषा के अन्य पहलुओं तक उदात्त के स्वरूप की चर्चा की। हमने कहा ना कि हर एक कवि
कोई भी रचनाकार कुछ भी लिखता है, हर एक चीज़ के पीछे उसकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियाँ ज़रूर कुछ न कुछ अहम कारक भूमिका में रहती हैं, तभी वो कुछ ऐसा करता है। अब यहाँ पे आप लोन्जाइनस को देख लीजिए, लोन्जाइनस को क्यों इस तरीके से बताना पड़ा कि इन दोषों से आप भावाडंबर, बलिष्ठता से, इन सब से मुक्त रहिए, क्योंकि उस समय जो कवि का कर्म होना चाहिए, जब वो कोई भी रचना रचे जिसमें उदात्त तत्व को काव्य का प्राण तत्व मानना चाहिए, उसमें उदात्त भाव, उदात्त विचार एवं उदात्त शैली से रचना को लिखना चाहिए, सबके सामने रखना चाहिए। उस समय वो क्या कर रहा है, काव्य अभिव्यंजना के दौरान कवि चमत्कार के मोह में पड़कर आडंबर के पीछे झूठे-मूठे चीज़ों को सबके सामने रख रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। लोन्जाइनस ने इसी आडंबर का विरोध कर कवि के उदात्त व्यक्तित्व से लेकर उच्चार विच उ उ लेकर उच्च विचार, अलंकार और भाषा के अन्य पहलुओं तक उदात्त के स्वरूप की चर्चा की है। उदात्त की अवधारणा इस बात से समझ सकते हैं कि लोन्जाइनस ने अपने चिंतन व सिद्धांत से आधुनिक साहित्य आलोचना को एक नई दिशा दी। लोन्जाइनस के पूर्व काव्य साहित्य का उद्देश्य शिक्षा देना, आनंद देना और विश्वास दिलाना माना जाता था। यानी इसके पहले जो लोन्जाइनस से पहले काव्य साहित्य, उसका उद्देश्य शिक्षा देना, आनंद देना और विश्वास दिलाना माना जाता था। जबकि लोन्जाइनस ने अपने नए विचारों को काव्य जगत के सामने रखकर काव्य का उद्देश्य केवल आनंद और उल्लास ही बताया है। तो लोन्जाइनस के पहले क्या होता था काव्य और साहित्य का उद्देश्य? शिक्षा देने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए, आनंद के लिए। लेकिन आप लोन्जाइनस को बाद में देखेंगे तो वो जो चीज़ सबके सामने रखते हैं, तो लोन्जाइनस ने अपने नए विचारों को काव्य जगत के सामने रखकर काव्य का उद्देश्य केवल आनंद और उल्लास ही बताया है, जिसे भारतीय काव्य शास्त्र में रस कहा गया है। उदास शैली की महत्वपूर्ण विशेषता है कि विभिन्न प्रकार से किसी घटना के बारे में या किसी व्यक्तित्व के रोमांटिक, आवेशपूर्ण तथा भयंकर पक्ष की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। इसी सच्चे उदात्त के स्पर्श मात्र से मनुष्य की आत्मा उत्कर्ष को प्राप्त कर सकती है। इस अवधारणा ने न केवल पाश्चात्य चिंतकों को ही प्रभावित किया, अपितु आधुनिक हिंदी आलोचकों को भी प्रेरित किया है। डॉक्टर नगेंद्र एवं नेमीचंद जैन पुस्तकों में भी काव्य के उदात्त तत्व का विश्लेषण वर्णन करते हैं। लोन्जाइनस की विशद दृष्टि ने काव्य को व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पक्षों के स्तर पर विश्लेषित किया और इसी दृष्टि के आधार पर उन्होंने उदात्त तत्व के स्रोतों को 3 भागों में बांटा। 3 भाग में क्या है? अंतरंग तत्व, बहिरंग तत्व और विरोधी तत्व। 3 जो भाग हैं, उनमें क्या-क्या है? अंतरंग तत्व, बहिरंग तत्व और विरोधी तत्व। अतः लोन्जाइनस अपने उस उदात्त तत्व के आधार पर काव्य के लिए एक नए स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं और काव्य की विषय वस्तु के लिए इसे उपयोगी आधार भी मानते हैं। अब लोन्जाइनस जिन्होंने ये उदात्त सिद्धांत दिए, उनके बारे में परिचय प्राप्त करें तो लोन्जाइनस के विषय में विद्वानों में कई मतभेद हैं। कुछ विद्वान लोन्जाइनस को ईसा की पहली सदी का मानते हैं, तो कुछ विद्वान इन्हें तीसरी सदी का मानते हैं। यानी कुछ लोग हैं जो ईसा की पहली सदी का मानते हैं, कुछ लोग तीसरी सदी का। और प्राचीनतम पांडुलिपियों के अनुसार लोन्जाइनस के 3 नाम भी हैं। वो 3 नाम क्या है? प्राचीनतम पांडुलिपि के अनुसार देखें, एक इनका नाम है दियोनुसिया करके है, दियोनुसिया, लोन्जाइनस, दियोनुसिया, लोन्जाइनस। विद्वानों में लोन्जाइनस के नामों को लेकर भी काफ़ी विवाद देखने को मिलता है। कुछ विद्वान ये तीनों ही नाम व्यक्ति के मानते हैं, तो कुछ तीनों अलग-अलग व्यक्ति, यानी कुछ लोग दियोनुसिया लोन्जाइनस, दियोनुसिया लोन्जाइनस इनको अलग-अलग भी मानते हैं, कुछ लोग साथ में भी मानते हैं। और स्टॉक जेम्स इन्हें पल्यूमोरा का लोन्जाइनस मानते हैं, जो सीरिया की रानी जेनोबिया का मंत्री था, जिसने ईसा की तीसरी सदी में आर्ट ऑफ रेट्रिक्स नामक ग्रंथ भी लिखा था। स्टॉक जेम्स की इस बात से अंग्रेजी के अनुवादक रॉबर्ट्स और एटकिंस सहमत नहीं है। द मेकिंग ऑफ लिटरेचर के लेखक स्टॉक जेम्स इन्हें पल्म्यूरा का वीर मानते हैं, जो वाउचर प्लेटोर की रचना बनाते हैं। कुछ विचारक इसे सिसिली के कैलसस की रचना मानते हैं। तमाम मतभेदों के बावजूद भी अधिकांश विचारक इस मत से सहमत है कि पेरिउसस उदात्त तत्व ऑन द सबलाइम के लेखक यूनानी लोन्जाइनस ही हैं और ये पहली और तीसरी सदी के बीच लिखी गई रचना है। लोन्जाइनस का साहित्यिक परिचय ले तो लोन्जाइनस के विषय में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। ये इनका जो जन्म है यूनान में हुआ था। इनका समय ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है और इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है पेरिप्सिस। पेरिप्सिस जो है 1554 में, इसका जो पेरिप्सिस है जिसका प्रकाशन 1554 में किसने किया था? तो लोन्जाइनस के प्रसिद्ध ग्रंथ पेरिप्सिस जिसका प्रकाशन 1554 में रोबर्टल्लो ने किया, जो 1200 साल तक अज्ञात था, मतलब ये मिला ही नहीं था। और 1636 में जो है इस ग्रंथ का संस्करण लैंगवेन ने किया। किसने किया? इस मतलब एक चीज़ ये ध्यान आपको रखना है कि इसकी प्रामाणिक जानकारी ये जो लोन्जाइनस है, ज़्यादातर आप चाहे देखिए प्लेटो है, अरस्तू है, सब जन्म यूनान से ही है उन सबका। और इनका समय बताया गया कि ये जो मिला 1 से लेकर 3 शताब्दी के मध्य मिला। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ पेरिप्सिस जिसका 1554 में रोबर्टल्लो ने जो है, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है, इनका प्रकाशन रोबर्टल्लो ने किया, जो कि 1200 साल तक मिला ही नहीं था। और फिर 1636 में इसी ग्रंथ का
पहला संस्करण लैंगवेन ने किया था। पहला अंग्रेजी अनुवाद 1662 में जॉन हॉल ने व्हाइट ऑफ एलोक्वेंस वाणी की पराकाष्ठा के नाम से किया। 1674 में बोइलो द्वारा इसका फ्रांसीसी अनुवाद किया गया। तो 1674 में बोइलो द्वारा इसका फ्रांसीसी अनुवाद किया गया। इस अनुवाद के बाद ही इप्सुस शब्द के अर्थ को लेकर विद्वानों में जो मतभेद थे वे समाप्त हुए। बोइलो ने अनुवाद में इप्सुस के लिए सबलाइम उदात्त शब्द को अपनाया। तब से इप्सुस के लिए सबलाइम उदात्त प्रचलन में आ गया। 1680 में पेरिप्सस का दूसरा अनुवाद जॉन पैलेंटिसी लॉफ्टीनेस और एलिगेंस ऑफ स्पीच भाषा का लालित्य या उत्तंगता के नाम से किया। 1899 में एक लंबे समय के बाद जब रीज रॉबर्ट्स ने अपने अनुसंधान के साथ लॉन्गिनुस ऑन द सबलाइम में जो अनुवाद प्राप्त किया वो सबसे अधिक मान्य हुआ। इसी के अनुरूप हिंदी में भी काव्य में उदात्त तत्व डॉक्टर नगेंद्र और नेमीचंद जैन की पुस्तकों में भी देखने को मिलता है। किंतु 1927 में हैमिल्टन 5 इसका एक और अनुवाद प्रस्तुत किया गया जो अनेक कारणों से अधिक ग्रह पाकर जो है मतलब कि ग्रह पाकर जो डॉक्टर निर्मल जैन ने भारत भूषण अग्रवाल की सहायता से उदात्त के विषय में नाम से अनुवाद किया। पेरिप्सिस का शाब्दिक अर्थ है उदात्त के विषय में। उदात्त से अभिप्राय है कि श्रेष्ठता या ऊंचाई से। यह मूलतः भाषण शास्त्र का ग्रंथ है, यानी जो पेरिप्सिस देखने को मिलता है ये मूलतः भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। भाषण शास्त्र भाषा संबंधी शिक्षा का विज्ञान है जिसका उद्देश्य क्या है, भाषण कलाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध अथवा प्रभावित करना था। देखिए हर एक चीज के पीछे इनका भी तो कोई कारण रहा होगा कि क्यों लिख रहे हैं। तो पेरिप्सिस का शाब्दिक अर्थ क्या बताया गया, पेरिप्सिस का शाब्दिक अर्थ है उदात्त के विषय में। उदात्त से अभिप्राय श्रेष्ठता या ऊंचाई से है। ये मूलतः जो है पेरिप्सिस ये भाषण शास्त्र का ग्रंथ है और भाषण शास्त्र भाषा संबंधी शिक्षा का विज्ञान है जिसका उद्देश्य क्या है, भाषण कलाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध अथवा प्रभावित करना। यूनान प्रायद्वीपों का समूह था, अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वे एक राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं हो पाए। वहाँ छोटे छोटे नगर राज्य विकसित हुए। वहाँ पे उन्होंने प्राचीन गणतंत्रों की स्थापना की, उनमें एथेंस और स्पार्टा सबसे ज़्यादा प्रमुख थे। ये गणतंत्र आपसी प्रतिस्पर्धा में, ये कहानी हमने आपको प्लेटो वाले में ही बताया था, एथेंस और स्पार्टा का। तो ये गणतंत्र आपसी प्रतिस्पर्धा बस अक्सर युद्ध करते थे जैसे भारत के देसी रजवाड़े करते हैं। ऐसी गणतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को तर्कसंगत प्रभावी तरीके से अपनी बात से नागरिकों को वशीभूत करना होता था। अतः यूनान में भाषण कला का स्वतंत्र रूप से विकसित होना। पेरिप्सिस का विषय जो था ये भाषण कला है क्योंकि वक्ता और कवि दोनों का उद्देश्य अपने मंतव्य को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना होता था। दोनों श्रोता पाठक को संमोहित करना चाहते थे, इसलिए यूनान में भाषण कला और काव्य कला का विकास प्राय एक साथ हुआ। ये ग्रंथ संपूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध ग्रंथ 7 पृष्ठों की लघु कृति है। इसमें 44 छोटे बड़े आकार हैं जिनमें लघुत्तम 2-3 और अधिकतम 7-8 पृष्ठों के हैं। इस ग्रंथ में कई भाग लुप्त हैं, कई खंडित हैं। अपूर्ण एवं खंडित होने के बावजूद एलन टेट ने इसे साहित्य लोचन की प्रथम पुस्तक तथा विंशार्ट एवं ब्रुक्स ने एक असाधारण लेख कहा। जो कुछ भी है उपलब्ध उनसे भाषण कला, गद्य, कविता, शैली आदि पर अनेक विचार या सिद्धांत है और उनके पोषक प्रमाण प्राय अकाट्य है। कृति के प्रथम भाग में तत्कालीन रचनाकारों के साहित्यिक दोषों का विवेचन, जो वाग्स्फीति, शब्दाडंब, निष्प्राण वाक्य विन्यास, ढीली शैली और अलंकारों के निष्प्रयोजन को श्रेष्ठ साहित्य मानकर रच रहे थे। दूसरे भाग में भी इन्होंने कहा कि श्रेष्ठ भाषा शैली, उपयुक्त अलंकार योजना, भावों की व्यापकता और गहराई, शब्द चयन में कवि प्रतिभा की भूमिका आदि के संदर्भ में सर्वकालिक नियमों का निदर्शन है। वास्तव में पेरिप्सिस जो है वो पत्र के रूप में पोस्तुम्यूस तेरुन्तियोस नामक एक ऐसी रोमी युवक को संबोधित करता है जो लोन्जाइनस का मित्र या शिष्य रहा होगा। देखिए थोड़ा सा कथानक भी बताया है कि पेरिप्सिस पत्र के रूप में था। पोस्तुम्यूस तेरुन्तियोस नामक एक रोमी युवक को संबोधित करता है जिसमें लोन्जाइनस का ये मित्र या शिष्य रहा होगा। 16वीं सदी के पुनर्जागरण युग में जब पहली बार पेरिप्सिस कृति सबके सामने आया तो ये मत प्रचलित हुआ कि लोन्जाइनस शास्त्रवाद से प्रभावित है। तीसरी सदी में पालसीरा की महारानी जेनोबिया के अत्यंत विश्वासपात्र यूनानी मंत्री थे जिन्हें बाद में महारानी के लिए मृत्यु का वरण करना पड़ा। 1928 में स्कॉट जेम्स ने इस मत को पुनः स्थापित करके उन्हें पहला स्वच्छंदवादी आलोचक कहा। पश्चिम में लोन्जाने से पूर्व काव्यशास्त्री चिंतन की एक सुदृढ़ परंपरा का विकास प्लेटो तथा अरस्तु से ही माना जाता है। लोन्जानिस ने दोनों की अवधारणाओं को आत्मसात करके एक नए काव्यशास्त्रीय विचार को सबके सामने रखा। जहाँ प्लेटो के लिए साहित्य उत्तेजक, अरस्तु के लिए विरेचक, वही लोन्जाइनस के लिए जो है उदात्त था।
देखिए, प्लेटो के बारे में भी यहाँ पे ज़िक्र किया है ना, प्लेटो के लिए साहित्य क्या था? उत्तेजक का काम करता है, इसलिए वो साहित्य को बहुत सही नहीं मानते थे। अरस्तू उसके लिए घाव जैसे कभी भी हो जाए किसी प्रकार का घाव, तो उसका जो समाधान एक तरीके से करते नहीं कि, तो रेचन सिद्धांत के तहत इन्होंने क्या दिया कि हमारी आत्मा का शुद्धिकरण का काम करता है ये कविता। और लुनजानिस का कहना है कि वो उदात्त होना चाहिए। उनकी ये अवधारणा इतनी युगांतकारी सिद्ध हुई कि आगे चलकर उसे शास्त्रवाद, स्वच्छंदतावाद, अनित्यतावाद, यथार्थवाद से जोड़कर देखा गया। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में काव्य की ऊंचाई, उत्तुंगता या लालित्य को लेकर जिस तरह विद्वानों में अनेक मतभेद रहे, उसी तरह सबलाइम सबलाइम यानी उदात्त को लेकर भी बहुत मतभेद रहे। जैसे ऊंचाई और उत्तुंगता का संबंध कई विद्वानों ने शास्त्रवादी धारणाओं से माना है, तो उदात्त का संबंध स्वच्छंदतावादी भावनाओं से जोड़कर देखा गया। लोन्जानिस की अतिथि प्रेम को शास्त्रवाद का प्रमाण मानते हैं, तो प्राकृतिक आदर्श को स्वच्छंदतावाद का प्रमाण। लोन्जानिस शास्त्रवाद से तो मुक्त हो चुके, परंतु स्वच्छंदतावाद की गूंज अभी भी सुनाई देती है। एलन टेट ने लुनचानेस स्वच्छंदतावादी रूप को मिटाकर एक नई समीक्षा से जोड़ने का प्रयास किया है। उनका तर्क है कि लुनचानेस की सिंथेसिस और सामंजस्य संबंधी धारणाएं नई समीक्षा की स्ट्रक्चर संरचना की धारणा में आसानी से बदली जा सकती है। लुनचानेस ने भाषा के उदात्त के माध्यम से परोक्ष रूप में वस्तुनिष्ठ की ओर कदम बढ़ाया है, जिसकी गुंजाइश ने प्लेटो के दैवी विक्षेप में भी थी और अरस्तु के संरचनात्मक तत्व में भी। यहाँ पे देखिए लोन्जानस का उदात्त तत्व क्या है? हो सकता है ये सब थोड़ा-सा कम समझ में आए, लेकिन ये समझिए कि ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र में सब मिला के कि किस तरीके से जो हम काव्य पढ़े, कहीं पे है कि उसमें रस कैसे होने चाहिए, कहीं अलंकार कैसे होना चाहिए, कहीं पे काव्य पढ़ने का औचित्य क्या होना चाहिए। वैसे ही आप पाश्चात्य में भी देखेंगे, कोई काव्य को सही ठहरा रहा है, कोई काव्य को हमारे मन विकार की शुद्धि की बात कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि जब काव्य लिखा जाए उसमें उदात्त विचार हो, ताकि लोग अपनी संकीर्ण भावनाओं से ऊपर आ सकें। तो लोन्जानिस का उदात्त तत्व है क्या? लोन्जानिस पाश्चात्य काव्यशास्त्र के महत्वपूर्ण आलोचक थे, जिनके पहले की परंपराओं को आत्मसात करते हुए उन्होंने नई आलोचना पद्धति का विकास किया। जहाँ प्लेटो के लिए साहित्य उत्तेजक का काम करता था, वहीं उनके शिष्य के लिए वो विरेचक का काम करता, वहीं लोन्जानिस के लिए साहित्य उदात्त का काम करता। आगे चलकर इसी उदात्त की महत्ता को विद्वानों ने स्वच्छंदतावाद, आधुनिकतावाद, यथार्थवाद से जोड़कर देखा। लोन्जानिस ने अपने ग्रंथ पेरिप्सिस में उत्कृष्ट काव्य की कसौटी उदात्त को माना कि अच्छा काव्य वो होगा जिसमें उदात्त तत्व होगा। उनका मानना है कि उदात्त तत्व ही काव्य का प्राण तत्व है। उनका ये भी मानना है कि उदात्त भाव, उदात्त विचार एवं उदात्त शैली के बिना कोई रचना महान नहीं हो सकती। वे उदात्त तत्व को कवि के व्यक्तित्व के साथ जोड़कर देखते हैं। वे मानते हैं कि उदात्त व्यक्तित्व ही उदात्त कृति की रचना कर सकता है। जिस कवि का जीवन ही तुच्छ विचारों और संकीर्ण स्वार्थों से ग्रस्त होगा, वो महान कृति की रचना कैसे कर पाएगा? उदात्त को परिभाषित करते हुए लोन्जानिस अपने ग्रंथ पेरिप्सिस में ये कहते हैं कि सभी महान कवि, लेखक, दार्शनिक, विचारक सामान्य मृत्युलोक के आम प्राणी नहीं होते हैं। उदात्त एक ऐसा गुण है जो उन्हें सामान्य धरातल से ऊपर उठाता है, उनका विस्तृत मानस तक उनको ले जाता है। उनकी मान्यता है कि श्रेष्ठ साहित्य का लक्ष्य पाठक के अंदर हर्षातिरेक उत्पन्न करना है, जिससे पाठक पार्थिव जगत से ऊपर उठकर आत्मविस्मृत की अवस्था में पहुंच जाता है। लेखक की शैली में यह गुण उसकी प्रतिभा और कलात्मक संयोजन से आता है। लोन्जानिस की मान्यता है कि श्रेष्ठ कला का सृजनकर्ता प्रतिभावान एवं कल्पनाशील व्यक्ति होता है, जो अपनी कृति में ऐसी प्रभाव उत्पादकता उत्पन्न कर सकता है जिससे पाठक आनंद तिरेक की मधुमती भूमिका में पहुंच जाए। कवि का काम ना तो वितंडावादी प्रबोधक की और न शिक्षा शास्त्रियों जैसी। इसके विपरीत कवि सिर्फ शब्द साधक नहीं होता, बल्कि अपनी प्रतिभा और कल्पना तथा अभिव्यक्ति की सम्मोहन शक्ति ही उसे महान बनाती है। लुनजानिस रचनाकार के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि रचनाकार के व्यक्तित्व में प्रतिभा और अभ्यास दोनों तत्वों का होना जरूरी है। उनका मानना है कि किसी भी कवि या रचनाकार में उदात्तता जन्मजात नहीं होता, उसे अभ्यास के द्वारा अर्जित किया जाता है। साथ ही लुनजानिस यह भी मानते हैं कि केवल अलंकार शास्त्र का ज्ञान होना उदात्तता के लिए पर्याप्त नहीं है। वे उच्च कोटि के व्यक्तित्व को उदात्तता के लिए अनिवार्य मानते हैं। वे उदात्तता के लिए निर्दोषता को भी जरूरी नहीं समझते। उनका विचार है कि कोई उदात्त कृति सर्वथा निर्दोष नहीं होता, बल्कि निर्दोष कृति में क्षुद्रता की संभावना ज्यादा होती है। उदात्तता के लिए कृति का ऐश्वर्य संपन्न, गरिमामयी और महान होना भी जरूरी है। अतः हम ये कह सकते हैं कि निस्वार्थ, उदार एवं उच्च कोटि का व्यक्ति ही उत्कृष्ट रचनाकार हो सकता है और उत्कृष्ट कृति ऐश्वर्य संपन्न, गरिमामयी और महान होती है। इन तमाम विवेचनाओं के अलावा पेरिप्सिस का प्रमुख प्रतिपाद्य शैली ही है। इस बात की पुष्टि करते हुए डॉक्टर नगेन अपने ग्रंथ काव्य में उदात्त तत्व में स्पष्ट करते हैं कि इसमें कला की प्रेरक भावनाओं और धारणाओं का विश्लेषण नहीं है, बल्कि शैली के आधार तत्वों का विवेचन प्रधान है। वैसे लोन्जानिस ने उदात्त के विवेचन में काव्य की विषय वस्तु, विचार और भाव को भी समाविष्ट किया है। लोन्जानिस के उदात्त तत्व के स्रोतों को कुल 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है अंतरंग तत्व, दूसरा है बहिरंग तत्व और तीसरा है विरोधी तत्व।
जो बातें काव्य के आंतरिक पक्ष को उदात्तता प्रदान करती हैं उन्हें उदात्त के अंतरंग तत्व कहा जाता है। यूं तो लोनजाइनस काव्य के बाह्य पक्ष के ही आचार्य है, किंतु उन्होंने काव्य के विषय की उदात्तता पर जोर दिया है। इसके तहत दो बातें आती हैं, एक विषय की गरिमा और दूसरा भावेश की तीव्रता। विषय की गरिमा क्या है? लोनजाइनस के मत के अनुसार काव्य का विषय गरिमापूर्ण होना चाहिए और उसमें महान अवधारणाओं को वहन करने की क्षमता। क्षुद्र विचारों और उद्देश्यों वाला व्यक्ति कभी कोई महान रचना नहीं दे सकता। महान सूक्तियां सदा महान आत्माओं की ही प्रतिध्वनि है। ये कहना नहीं होगा कि यहाँ लोनजाइनस अप्रत्यक्ष रूप से कवि के व्यक्तित्व की गरिमा को रेखांकित करते हैं। लोनजानिस काव्य का उद्देश्य प्रत्यक्ष उपदेश देना नहीं है, अभी तो ऐसा गहरा प्रभाव उत्पन्न करना है जो संपूर्ण व्यक्तित्व को उदात्त बनाने में समर्थ हो। यूनानी महाकवि इलियट और ओडिसी तथा भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत महान विचारों की क्षमता के कारण ही शाश्वत बने पड़े हैं। लुंजानिस मानते हैं कि कवि को महान कृतियों की रचना की प्रेरणा प्रकृति की विराटता से मिलता है। हमारे महाकाव्यों में प्रकृति के इस विराट रूप के दर्शन प्राय सर्वत्र देखने को मिलते हैं। जैसे कालिदास के कुमार संभव का हिमालय वर्णन और कामायनी का जल प्लावन प्रकृति के विराट रूप के ही उत्कृष्ट उदाहरण है। लुंजानिस का विचार है कि मानव जीवन की सामान्य स्थिति में जो कुछ सत्य है वही उदात्त की भूमिका में भी सत्य है। घृणा के परिवेश में जीवन कभी भी महान नहीं बन सकता। एक मनीषी या विचारक रंगमंची प्रतिष्ठा, प्रभुता, धन संपदा आदि के लोभ में परम सुख का अनुभव नहीं कर सकता, संतोष भले ही कर ले। तो देखिए यहाँ पे लुंजानिस का विचार क्या है कविता को लेके, कि मानव जीवन की सामान्य स्थिति में जो कुछ सत्य है वही उदात्त की भूमिका में भी सत्य है। घृणा के परिवेश में जीवन कभी भी महान बन ही नहीं सकता। एक मनीषी या विचारक रंगमंची प्रतिष्ठा, प्रभुता, धन संपदा आदि के लोभ में परम सुख का अनुभव कर सकता है, कभी नहीं कर सकता, संतोष भले ही कर ले। इन सब का वर्णन यद्यपि उत्कर्ष युक्त माना जाता है, परंतु वे उदार मन साधु पुरुष जो इन सब को पाकर भी वितृष्णा से जीवन व्यतीत करते हैं, प्रथम वर्गीय व्यक्तियों की तुलना में अधिक प्रशंसा योग्य होते हैं। इसी प्रकार साहित्यिक विषयों के संबंध में विचारी है कि साहित्यिक शैलियों में कल्पित उदाहरणों से बाहरोपण नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार का वृथा आडंबर युक्त आरोहण विश्लेषण करने पर विचारहीन सिद्ध होता है। सच तो ये है कि यदि स्फूर्ति भव्य प्रेरणा से वास्तविक अर्थ का स्पर्श हो गया तो आत्मा सहज ही उत्कर्ष का अनुभव करने लगती है। सामान्यकृत हृदय समाज ही उल्लास और आनंद से प्रफुल्लित होता है। सभी को आनंद देना ही रचना का उद्देश्य है। अतः उदात्त शैली सिद्धांत में मन को ओजस्वित होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उदात्तता महान आत्मा को सहज रूप में ही प्रतिबिंबित करता है। यहाँ पे देखिए भावेश की तीव्रता क्या है। लुंजानिस उदात्त काव्य के लिए भाव की उत्कृष्टता को भी जरूरी मानते हैं, खासकर उत्साह की उत्कृष्टता महाकाव्य की उदात्तता से ज्यादा अनुकूल है। इसलिए संसार की महानतम कृतियों में वीर रस की उद्दाम अभिव्यक्ति प्राय समान रूप में देखने को मिलती है। जब कोई पात्र हिमालय की ऊंचाइयों और समुद्र की उत्ताल तरंगों को चुनौती देता है तो उत्साह का ऐसा आवेग फूटता है कि पाठक का रोम रोम उल्लसित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि लुंजाइनस शोक, भय, करुणा आदि मनोभाव का उदात्त भाव मनोभाव नहीं है। उनका विचार एक उत्साह और वीरता जैसे भव्य भाव से आत्मा का विस्तार होता है तो क्षुद्र मनोभाव से उसका आकुंचन। इस संदर्भ में लोंजाइनस का कहना है कि मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो आवेग उन्माद उत्साह के साथ फूट पड़ता और एक प्रकार से वक्ता के शब्दों को विक्षेप से परिपूर्ण कर देता है, उसके यथा स्थान व्यक्त होने से स्वर में जैसा उदात्त आता है वो अन्यत्र दुर्लभ है। यहाँ पे देखिए आवेग के दो रूप बताए गए हैं, एक भव्य सुख आत्मा आवेग, एक दुखात्मा। इसके तहत रीति रिवाज ओज, शौर्य, हास्य का प्रयोग होता है। भव्य सुखात्मा आवेग में, दुखात्मा में इसके तहत भव्य करुणा निराशा का प्रयोग होता है। लुंजानिस के अनुसार संक्षेप में आवेगों को 4 वर्गों में प्रस्तुत किया गया है। एक है ऊर्जस्वित अनुभूति, उल्लास, आनंद, आदर और विस्मय की भावभूमि और चेतना विभूत करने का सामर्थ्य। तो यहाँ पे देखिए ऊर्जस्वित अनुभूति जो है इस आवेग वर्ग के तहत वे ही भाव आते हैं जिनसे आत्म पक्ष का उत्कर्ष होता है। आत्मा के अपकर्ष के कारण धैर्य, भय, शोक आदि हीनतर आवेग होते हैं। उत्कर्ष विधायक आवेगों से चित्र दीप्ति और चित्त स्फूर्ति के साथ साथ सहज स्फूर्ति संभव है। फिर उल्लासानंद इसी तरीके से है। इसके बाद आदर और विस्मय की भावभूमि, चेतना विभूत करने का सामर्थ्य ये बताया गया है। और बहिरंग तत्व में देखें तो बहिरंग तत्व को बाह्य तत्व भी कहा जाता है। इन तत्वों में वे बातें आती हैं जिनका संबंध भाषा और काव्य कला से। लुंजानिस कवि की प्रतिभा को जन्मजात मानते हुए भी ये स्वीकार करते कि कवि को महान कृतियों के अध्ययन के द्वारा अपनी कला को विकसित करना चाहिए। इन्होंने क्या कहा है कि लुंजानिस कवि की प्रतिभा को जन्मजात मानते हुए ये स्वीकार करते कि कवि को महान कृतियों के अध्ययन के द्वारा अपनी कला को विकसित करना चाहिए। वे उदात्त के 3 बेरंग तत्व मानते हैं जिनमें अलंकारों का समुचित योजना, भाषा की उत्कृष्टता, गरिमा में रचना विधान ये सभी आते हैं। अब यहाँ पे देखिए अलंकारों की समुचित योजना। लुंजानिस ने उदात्त अभिव्यक्ति और उत्कृष्टता के लिए अलंकारों को प्रमुख तत्व माना है। अलंकारों का प्रयोग विश्व साहित्य में अनादिकाल से होता रहा है, परंतु लुंजानिस के समय में
अलंकारों को मात्र चमत्कार उत्पन्न करने का साधन माना जाने लगा था। उनके प्रयोग में कृत्रिमता आ गई थी। लोनजानस ने अलंकारों को मनोवैज्ञानिकता के साथ जोड़ा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अलंकारों का प्रयोग प्रसंग, स्थान, स्थिति, पात्र आदि की दृष्टि में रखकर होना चाहिए। उनका मानना था कि अलंकार तभी सफल हो सकता है जब एक कथ्य को उत्कर्ष प्रदान करे। उनका ये भी मानना है कि यदि अलंकारों का उचित रीति से प्रयोग किया जाए तो उसमें उदात्त की सिद्धि में वो सहायक होगा। अलंकार जहाँ उदात्त के उत्कर्ष में सहायक होता है, वहीं वे स्वयं भी उससे बल प्राप्त करते हैं। इन्होंने उदात्त शैली के पोषण के लिए अलंकारों को गिनाया है। कौन कौन से अलंकार, अब देखिए आपको नए यहाँ पे सुनने को मिलेंगे। जैसे इन्होंने विस्तार अलंकार, सप्तोक्ति अलंकार, इनके अलावा प्रश्न अलंकार, विपर्याय और व्यतिक्रम, प्रत्यक्षीकरण, संचयन, सार, रूप परिवर्तन, इनके अलावा पर्यायोक्ति, भाषा की उत्कृष्टता, इन सब पे बात किया है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर आप इनके जो है काव्य सृजन की बात करते हैं तो उसमें इन्होंने कहा कि भाषा की उत्कृष्टता होनी चाहिए, क्योंकि वही तो अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसलिए लोनजानेस मानते हैं कि भाषा की उत्कृष्टता उदात्त के लिए बहुत जरूरी है, और वे काव्य की उदात्तता के लिए उदात्त भाषा के प्रयोग पर बल देते हैं। और इसके अलावा लोनजानेस का ये भी मानना है कि किसी भी विवेचन में विचार और पद विन्यास दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि पद विन्यास और विचार परस्पर आश्रित रहकर ही विकसित होते हैं। जिस प्रकार विचार भाषा के बिना व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार विचारहीन भाषा भी प्रभावहीन हो जाता है। इस संदर्भ में उनका ये मत है कि सुंदर शब्द वास्तव में विचार को विशेष प्रकार का आलोक प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने निम्न संवादों के माध्यम से ध्यान दिलाया है। गरिमा में रचना विधान, उदात्त की बहिरंग तत्व में गरिमा में रचना विधान का महत्वपूर्ण स्थान है। क्षुद्र रचना विधान के द्वारा उदात्त भाव या विचारों को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। लोनजानिस उदात्त रचना विधान के लिए शब्दों, विचारों तथा अलंकारों के बीच उचित सामंजस्य या संगति का होना जरूरी मानते हैं। उन्होंने संरचना की तुलना शरीर से करते हुए कहा कि जिस प्रकार सौंदर्य शरीर के विभिन्न अवयवों में नहीं, उनके सामंजस्य में निहित होता, उसी तरह सामंजस्य के बिना काव्य के उदात्त के विरोधी तत्वों में लोनजानिस के द्वारा जो बताया गया है, लोनजानिस ने उदात्त के सहायक तत्वों के साथ उसके विरोधी तत्वों का भी विवेचन किया है, जो उदात्त की रक्षा के लिए जरूरी है। जैसे शब्दाडंबर, भावाडंबर, अनुचित विस्तार, कटुभाषा आदि। यहाँ पे देखिए 4 चीजों का उल्लेख किया गया है। शब्दाडंबर, भावाडंबर एक बलिष्ठता करके होता है। यहाँ पे अनुचित विस्तार, कटुभाषा ये दिया गया है। अब जैसे ये है कि कोई भी काव्य का सृजन कर रहे हैं, और यहाँ पे जो लोनजाइनस का कहना है, लोनजाइनस में शब्दाडंबर को उदात्त तत्वों का सबसे बड़ा विरोधी, यानी शब्दाडंबर यानी फालतू के शब्दों की भरमार आप कर देते हैं, तो उदात्त तत्व का सबसे बड़ा विरोधी लोनजाइनस ने शब्दाडंबर को ही माना है। जहाँ कवि के पास कोई उदात्त विषय नहीं होता, वहाँ भाषिक चमत्कार का सहारा लेता है और ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो कथ्य की उपेक्षा कर केवल कला की कृत्रिमता का पोषण करते हैं। ऐसे संदर्भ में काव्य के तहत उदात्त का लोप हो जाता है और वह काव्य महान काव्य या उत्कृष्ट काव्य की कोटि में नहीं आता। अब देखिए यहाँ पे भावाडंबर। भावाडंबर क्या है? भावाडंबर आवेग विषयक दोष है। लोनजानेस के अनुसार ये वो दोष है जब रचनाकार आवश्यकता के प्रतिकूल आवेगों का प्रदर्शन करता है। जब कभी सहज मनोभाव को अभिव्यक्त करने के बजाय आरोपित और अतिरंजित मनोवेगों का चित्रण करता है, तब काव्य के उदात्त तत्वों को ठेस पहुंचती है। जैसे वीर रस के संदर्भ में निर्बल शत्रु का वर्णन किया जाए तो नायक की वीरता उत्साह के मनोभाव को पुष्ट नहीं कर पाएगी और सारा रस में प्रसंग आडंबर बनकर रह जाएगा। तो भावना का यानी भावाडंबर कहते हैं कि भाव जो इतना हो कि आडंबर के तरीके से आए आपकी कविता में, तो वो जब कभी भी सहज जो मनोभाव आ रहा है, सहज मनोभाव आ रहा है, वो तो अच्छी चीज है, लेकिन उस सहज मनोभाव को अभिव्यक्त करने के बजाय आरोपित और अतिरंजित मनोवेग आए, तो ये चीज गलत है। तब काव्य के उदात्त तत्वों को ठेस पहुंचता है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई काव्य का सृजन करना है। अनुचित विस्तार मतलब किसी भी सामान्य घटना या प्रसंग का विस्तृत वर्णन भी उदात्त विरोधी माना गया। कभी को ये समझ होनी चाहिए कि वह किसी घटना को कितना विस्तार दे सकता है। यदि प्रासंगिक कथा मुख्य कथा से अधिक विस्तृत हो जाए तो ये उदात्त तत्व को क्षति ही पहुंचाएगा। इसके बाद है कटुभाषा। किसी भी काव्य रचना के तहत कटुभाषा का प्रयोग करना उदात्त विरोधी तत्व माना गया। उदात्त तत्व की रक्षा के लिए कोमल कांत पदावली का प्रयोग करना जरूरी है। कल्पना और बिंब। उदात्त के 3 स्रोत अंतरंग, बाह्य तत्व और विधि तत्व के अलावा लोनजानेस ने कल्पना और बिंब को भी उदात्त के लिए जरूरी माना है। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि किसी रचना में गरिमा, भव्यता और शक्ति को उत्पन्न करने का श्रेय बहुत कुछ बिंब के प्रयोग पर निर्भर करता है। इन्हें कुछ लोग वास्तविक मानस चित्र भी कहते हैं। लोनजानेस का अभिप्राय ये कि जब तक स्थिति का सजीव चित्रण रचनाकार की कल्पना में नहीं बनेगा, वो उसका जीवंत चित्रण नहीं कर पाएगा। किंतु कल्पना के अतिशय प्रयोग की उन्होंने निंदा की है। कल्पना का प्रयोग उस सीमा तक किया जाना चाहिए कि वह अविश्वसनीय प्रतीत न हो, अन्यथा वो हास्यास्पद या निष्प्रभावी हो जाता है। लोनजानेस के मत के अनुसार
कविता में ही नहीं, भाषण में भी कल्पना का प्रयोग किया जा सकता है। समान रूप से कहा जा सकता है कि कल्पना का प्रयोग भाषणों में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा और संवेग का समावेश करने के लिए किया जाता है, किंतु जब इसका प्रयोग तर्कपूर्ण शैली से होता है, तब वह न केवल श्रोताओं को कायल ही करता है, बल्कि उनको निश्चित रूप से अपने वश में भी कर लेता है। लुनजानिस की कल्पना विषयक धारणा को प्राय विवादास्पद माना जाता है, क्योंकि उन्होंने उसकी प्रशंसा व निंदा दोनों ही की है, किंतु उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उन्होंने केवल कल्पना के प्रयोग की अविश्वसनीय स्थितियों की ही निंदा की है। कल्पना जहाँ नियंत्रित एवं विश्वसनीयता की सीमा में हो, वहाँ उसका उचित प्रयोग उद्दात की प्राप्ति में सहायक मानते हैं। अगर आप कल्पना इस तरीके से कह रहे हैं कि उसका प्रयोग उचित व उद्दात की प्राप्ति में सहायक है, तब तो ठीक है। अगर इस चीज़ को वो क्रॉस कर रहा है, नहीं मतलब वो फुलफिल कर रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। स्वच्छंदतावाद और लोन्जाइनस। स्वच्छंदतावादी आलोचना पर लोन्जाइनस का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यदि लोन्जाइनस के पेरिप्सिस में स्वच्छंदतावादी तत्वों को खोजने का प्रयास किया जाए, तो ऐसे अनेक तत्व मिलेंगे जिन्हें स्वच्छंदतावादी कहा जा सकता है। पेरिप्सिस में लोन्जाइनस ने जो भी उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उनमें विराट प्रकृति की उदात्तता के प्रति उनकी गहन रुचि दिखाई देती है। कल्पना तत्व का भी लोन्जाइनस ने पर्याप्त समर्थन किया है। इसके अलावा प्रबल भावावेग, कविता में तीव्रता, रूपक आदि का प्रयोग एवं मनोहर शब्दावली आदि शैली के अनेक पक्ष हैं जो स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं। लोन्जाइनस के विवेचन में यद्यपि अनेक स्वच्छंदतावादी तत्व हैं, किंतु उन्हें पूर्णतः स्वच्छंदतावादी आलोचक नहीं कहा जा सकता। स्टॉक जेम्स ने उन्हें प्रथम रोमांटिक आलोचक भी माना है, और किंतु इसका मतलब ये नहीं कि वे मात्र स्वच्छंदतावादी आलोचक ही थे। वास्तव में लोन्जाइनस के विवेचन में अनेक ऐसे तत्वों का समावेश अनायास ही हो गया है जिन्हें स्वच्छंदतावादी आलोचना का समर्थन प्राप्त है, उन्हें भी स्वच्छंदतावादी आलोचक मान लिया गया है। तो आपने इसमें जो है एक तरीके से काव्यशास्त्रीय आलोचकों में जो लोन्जाइनस का महत्वपूर्ण स्थान है उसके बारे में देखा। वे काव्य आलोचना के क्षेत्र में उदात्त तत्व की अवधारणा को कैसे प्रस्तुत करते हैं। काव्य आलोचकों को एक नई दिशा देता है। लोन्जाइनस का ये भी मानना है कि उदात्त तत्व ही काव्य का प्राण तत्व है। उदात्त भाव, उदात्त विचार, उदात्त शैली के बिना कोई रचना महान हो ही नहीं सकता। अर्थात लोन्जाइनस जो काव्य अभिव्यंजना की विशिष्टता एवं उत्कर्ष का कारण मानते हैं, वो किसको मानते हैं? उदात्त को मानते हैं। लोन्जाइनस के समय अधिकतर कवि चमत्कार के मोह में पड़कर आडंबर के पीछे पड़े थे। लोन्जाइनस ने इसी आडंबर का विरोध कर कवि के उदात्त व्यक्तित्व से लेकर भाव, विचार, अलंकार और भाषा की अन्य पहलुओं तक के उदात्त स्वरूप की चर्चा की। लुनजानेस की विशद दृष्टि ने काव्य को व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पक्षों के स्तर पर विश्लेषित किया, और इसी दृष्टि के आधार पर उन्होंने उदात्त तत्वों के स्रोतों को 3 भागों में बांटा। एक तत्व है अंतरंग, बहिरंग तत्व और विरोधी तत्व। अतः लुनजानेस अपने इस उदात्त तत्व के आधार पर काव्य के लिए एक नए स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं और काव्य की विषय वस्तु के लिए इसे उपयोगी आधार माना है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और स्पष्ट शब्दों में इन्होंने, अनिल राय जी ने जो अपना उनका मूल टेक्स्ट है उसमें इसको उदात्त तत्व को और भी अच्छे से क्लियर किया गया है, तो हम एक बार उसमें अच्छे से देख लेते हैं ताकि जो आपको ये इसका की पॉइंट्स है वो समझ में आए। बाकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसको हमने सबसे पहले कराया था, लेकिन जो आपको समझ विकसित करना है, जैसे काव्य भाषा सिद्धांत के बारे में प्लेटो के बताया, अनुकरण के सिद्धांत के बारे में बताया अरस्तू का, उसी तरीके से आपकी समझ बहुत अच्छी हो तो कुछ सिद्धांत कुछ बात करके जो मूल टेक्स्ट है हम वहाँ से देखते हैं कि उन्होंने जो है किस तरीके से इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के तहत उदात्त क्या होता है, उदात्त की अवधारणा लुनजाइनस। अब यहाँ पे देखिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा में बताया गया है कि प्लेटो और अरस्तु, क्योंकि यही सबसे पहले आते हैं यूनानी दार्शनिक में, तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र की जो परंपरा चली आई उसमें प्लेटो और अरस्तु के बाद जो है लुनजाइनस और उनका ग्रंथ, इससे ये आपको पता चल रहा है ना कि प्लेटो और अरस्तु के बाद जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आपको देखने को मिलता है वो लुनजाइनस और उनके ग्रंथ पेरिप्सिस का जिक्र किया गया है। वो कहते हैं कि इनका जो उदात्त के विषय में विचार है वो एक तरीके से मील के पत्थर के रूप में है। प्रोफेसर निर्मला जैन, इन्होंने क्या लिखा है, प्रोफेसर निर्मला जैन ने लिखा है कि शताब्दियों तक विस्मृति के गर्भ में पड़े रहने के बाद पेरिप्सिस मिला, यानी ये रचना पहले तो मिल नहीं रहा था, बहुत दिनों तक मतलब पता ही नहीं था इसका। तो प्रोफेसर निर्मला जैन का यही कहना है कि शताब्दियों तक विस्मृत के घर में पड़े रहने के बाद जब ये रचना कब मिला, सन 1554 में, जब ये प्रकाश में आया तो वो भी अपूर्ण और अखंडित रूप में पाया गया, जिसका अनुमानतः लगभग 1/3 भाग लुप्त है। और इसके रचयिता के रूप में ग्रंथ पर जिस डियोनीसियुस लॉन्गिनुस का नाम अंकित है उसकी ऐतिहासिकता आज तक विवादास्पद ही है। डॉक्टर निर्मला जैन के इस विचार से पता चलता है कि भारतीय महाकवियों की भांति लुनजाइनस और उनके इस अनुपम ग्रंथ का भविष्य अंधकार छत्र था, किंतु प्रोफेसर रीज, रॉबर्ट्स और एटकिंस के अथक परिश्रमपूर्ण अनुसंधान के आधार पर यह निश्चित किया गया है कि यह कृति 3वीं सदी के लुनजाइनस की नहीं अपितु प्रथम शताब्दी ईस्वी के ग्रीस रोम निवासी अज्ञात नाम लुनजाइनस का है। यानी देखिए ये चीज़ है कि जब यहाँ पे अधिकार
अंधकार छत्र से इसको बाहर लाया गया तो ये पता किया गया कि प्रोफेसर रीज रॉबर्ट्स और एटकिंस के अथक परिश्रमपूर्ण अनुसंधान के आधार पर निश्चित किया गया है कि ये कृति तीसरी सदी के लोंजाइनस की नहीं है। लोंजाइनस तीसरी सदी के उनकी नहीं है, अपितु ये प्रथम शताब्दी के ग्रीस रोम निवासी अज्ञात नाम लोंजाइनस का है। ऐसे फिर ये जब सबके सामने आया तो इतिहास में ये लगा कि कोई प्रकाश पुंज था जिसके बारे में लोगों को नहीं पता था। अब जब ये आ गया सबके सामने तो कहते हैं कि लोंजाइनस का जो पेरिप्सिस मात्र है वो उद्दात की ही आख्यान नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि साहित्य की विविध दिशाएं क्या होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, यानी ये मान्यता है लोगों का, ये भ्रांति है कि ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है पेरिप्सिस, क्योंकि लोंजाइनस ने इस ग्रंथ के माध्यम से जीवन और जगत के विविध पक्षों के बारे में बताया है। रीज रॉबर्ट ने जोर देकर ये कहा है कि पेरिप्सिस के किसी भी निर्वाण आध्येता को यह निर्देश करना कर्तव्य है कि जिस तरह इसके लेखक ऐतिहासिक लोंजाइनस नहीं है, उसी प्रकार इसका विषय भी सामान्य स्वीकृत अर्थ में उद्दात यानी सबलाइन नहीं है। उद्दात तत्व पर विचार लोंजाइनस से पूर्व कैरकेलिडस में हुआ था, किंतु उसके उद्दात विवेचन में सबसे बड़ी कमी यह भी थी कि उसने उद्दात के विवेचन में भावों की सर्वथा उपेक्षा की थी। इस ग्रंथ ने भाषा कौशल और अलंकार शास्त्र को बढ़ावा दिया, जिससे इसकी प्रभाविता संदिग्ध हो गई, क्योंकि उद्दात के स्तर तक मनुष्य की स्वाभाविक क्षमता का उन्नयन केवल चातुर्य के आधार पर असंभव है। लोंजाइनस ने उद्दात के लिए महान धारणाओं और उद्दाम आवेगों पर बल दिया। देखिए, इन्होंने कहा कि जब भी आप काव्य का सृजन करो, लोंजाइनस ने उद्दात के लिए महान धारणा और उद्दाम आवेग पर बल दिया, क्योंकि उनकी चिंतन प्रक्रिया का सबसे पहला उद्देश्य यही है कि जो मानव की आत्मा है उसको हमें ऊपर उठाना। हम क्यों काव्य का सृजन कर रहे हैं? हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य छिपा होता है ना। तो यहाँ पे लोंजाइनस कहते हैं कि उनकी चिंतन प्रक्रिया का सबसे पहला उद्देश्य ये था कि हमको मानव की आत्मा को ऊपर उठाना है। कारण ये था कि उस समय की मानव की आत्मा अधःपतन यानी नीचे की ओर जा रही थी, और इनका ये मूल मंतव्य था हमको ऊपर उठाना है। इस प्रकार लोंजाइनस ऐसा काव्य चिंतक था जो अपने युग के व्यापक सांस्कृतिक हास्य के कारण चिंतित था। उद्दात तत्व पर विचार करने से पूर्व यह स्पष्ट कर लेना जरूरी है कि उद्दात से लोंजाइनस का क्या मतलब था और उसका स्वरूप क्या था। बोयलू ने यह स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि उद्दात से लोंजाइनस का तात्पर्य वो नहीं है जिसे वक्तृत्व विशारद उद्दात शैली कहते हैं। उद्दात शैली के लिए तो उच्च अथवा भव्य भाषा की जरूरत होती है, जबकि उद्दात अकेले विचार एक उक्ति अथवा एक वाक्यांश में भी प्रकट हो सकता है। अब ग्रीक शब्द इत्सुस के समान ही उद्दात का अविध्यार्थ उच्च है। इसके बाद संस्कृत और अंग्रेजी के शब्दकोशों में भी इस शब्द के जो लक्ष्यार्थ दिए गए हैं वे संभवतः अंग्रेजी से प्रभावित है। डॉक्टर निर्मला जैन के शब्दों में उद्दात अपने अविध्यार्थ में जहाँ इत्सुस का सजाती है, वहाँ अपने लक्ष्यार्थों में भी इतना व्यापक है कि उसमें लोंजाइनस की उद्दात विषय अवधारणा को समेट लेने की पर्याप्त क्षमता है। उद्दात के विषय में लोंजाइनस मात्र इतना ही कहता है कि वह उद्दात वाणी का ऐसा वैशिष्ट और चरमोत्कर्ष है जिसे महान कवियों और इतिहासकारों को जीवन में प्रतिष्ठा और अमर यश मिला है। लोंजाइनस की इस सूत्रात्मक कथन से स्पष्ट होता है कि उसने उद्दात को मुख्य वाणी का व्यापार माना है और उसमें भी वाणी की विशिष्टता स्वीकार की है। विशिष्टता के साथ साथ चरमोत्कर्ष का भी विनियोग है। इससे ये पता चलता है कि उद्दात का संबंध मुख्यतः भाषा शैली से है। इसलिए डॉक्टर नगेन ने अपने ग्रंथ काव्य में उद्दात तत्व में ये स्पष्ट किया है कि लोंजाइनस ने विवेच्य प्रबंध को शैली प्रतिपादक ही माना। इसलिए डॉक्टर नगेन ने उद्दात को शैली के रूप में देखा है। डॉक्टर तारकनाथ बाली एवं डॉक्टर निर्मला जैन का मत भी इससे अलग नहीं है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि लोंजाइनस के अनुसार उद्दात काव्य अथवा वक्तृता का ऐसा विशिष्ट गुण है जिसकी विशेषता पाठक और श्रोता पर उसके प्रभाव से पहचानी जाती है। इस प्रकार इस प्रभाव की ये विशेषता है कि वह चेतना में एक प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन पैदा करता है। इस प्रकार लोंजाइनस उद्दात की इस सीमित परिभाषा में उसके तत्वों की चर्चा करता है तथा उनका संश्लेषण एवं विश्लेषण भी करता है। उद्दात के स्रोत तत्वों का निर्देश लोंजाइनस की अपनी निजी सूझबूझ है। उनके अनुसार उद्दात भाषा अथवा शैली के 5 मुख्य स्रोत है। देखिए लोंजाइनस क्या कहते हैं, उद्दात के स्रोत तत्व को निर्देशित करते हुए लोंजाइनस ने अपनी निजी सूझबूझ के आधार पर ये कहा है कि उनकी भाषा अथवा शैली के 5 मुख्य स्रोत है। महान और पुष्ट विचारों की धारणा शक्ति अथवा सामर्थ्य, प्रबल वेगों की प्रेरणा, अलंकारों की समुचित योजना, अभिजात पद रचना अथवा सुष्ठु भाषा प्रयोग, गरिमा में रचना विधान। तो इन्होंने क्या कहा लोंजाइनस ने, उन्होंने उद्दात की इस सीमित परिभाषा में चीजों को और विश्लेषित किया। उन्होंने कहा कि जब भी हम उद्दात भाषा और शैली के स्रोत की बात करते हैं, काव्य के सृजन में 5 तत्व महान और पुष्ट विचारों की धारणा शक्ति होनी चाहिए, प्रबल आवेग की प्रेरणा हो, अलंकारों का अच्छे से प्रयोग हो, अभिजात पद रचना, सुष्ठ भाषा प्रयोग और गरिमा में रचना विधान। यानी इन्होंने स्पष्ट रूप में ये कहा कि उद्दात के पहले 2 तत्व
सहजात नैसर्गिक होते हैं और शेष 3 कला की निष्पत्ति है। समुचित अलंकार योजना के तहत भाव और अभिव्यंजना दोनों से संबंधित अलंकार आ जाते हैं। सुष्ठु पद रचना अथवा भाषा में सब चयन रूप आदि के प्रयोग और भाषा विस्तार का समावेश है। उद्दात के इन 5 तत्वों का मूल स्रोत लोनजाने की दृष्टि में एक ही है। अब देखिए इनका कंक्लूजन भी इन्होंने दे दिया कि हम इन 5 तत्वों के बारे में क्यों बात करते हैं कि काव्य सृजन में होना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा महान आत्मा, क्योंकि औदात्य महान आत्मा की सच्ची प्रतिध्वनि है। महान आत्मा, क्योंकि औदात्य जो है वो महान आत्मा की सच्ची प्रतिध्वनि है, तथा उदात्त वाणी सदात्मा व्यक्ति को सहज ही प्राप्त होता है। तो 2 चीजें हुई, महान आत्मा क्योंकि औदात्य महान आत्मा की सच्ची प्रतिध्वनि है, तथा उदात्त वाणी सदात्म व्यक्तियों को सहज ही प्राप्त होता है। महान और पुष्ट विचारों की अवधारणा को लोनजाइनस ने सबसे अधिक महत्व दिया है। किसको दिया है? महान और पुष्ट विचारों को। महान और पुष्ट विचारों की अवधारणा को लोनजाइनस ने सबसे अधिक महत्व दिया है। पेरिप्सिस के 9वें अध्याय में उसने इस तत्व पर विशेष रूप से विचार किया है तथा इसे मानव की नैसर्गिक प्रतिभा कहा है। अर्थात महान और पुष्ट विचारों की धारा शक्ति का सामर्थ्य उन्हीं रचनाकारों कवियों में होता है जो प्रतिभावान होते हैं, क्योंकि इन प्रतिभावान वक्ताओं अथवा रचनाकारों की आत्मा ना तो क्षुद्र होती है ना ही अधम। जिनके जीवन में क्षुद्र अथवा क्षीण विचारों की व्याप्ति होती हुई प्रशंसनीय और अमर कृति की रचना करने में प्रायः पूर्णतः असमर्थ होंगे। धीरे धीरे गुरु गंभीर और प्रतिभाशाली व्यक्ति की वाणी से ही भव्य वाणी का स्मरण हो सकता है। दूसरी चीज है उद्दात के द्वितीय स्रोत, ये है प्रबल भावावेग की प्रेरणा। अब दूसरी चीज को डिफाइन करते हैं कि उद्दात में जो द्वितीय स्रोत प्रबल भावावेग की प्रेरणा है ये क्या है। तो उन्होंने कहा उद्दात के द्वितीय स्रोत प्रबल भावावेग की प्रेरणा को महत्व देते हुए स्मरण दिलाया कि कैक्युलस ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया था, किंतु स्वयं लोनजाइनस ने भी इस तत्व पर सविस्तार वर्णन नहीं किया है। यानी कैक्युलस जो याद होगा आपको, हमने पहला ही फैक्ट में ये पढ़ाया था कि इसका जो स्रोत यानी लोनजाइनस को खोजा किसने, इसके पहले प्रवर्तक थे कैक्युलस, और कहते हैं कि उद्दात के द्वितीय स्रोत के तौर पे जो प्रबल भावावेग की प्रेरणा है इसको क्यों जो कैक्युलस है इन्होंने प्रसंग पर खुद ही विचार नहीं किया था, किंतु स्वयं लोनजाइनस जो है इन्होंने भी इस तत्व पर सविस्तार वर्णन नहीं किया है। लोनजाइनस के आवेग अथवा भावावेग संबंधी इस विवेचन में 2 चीजें सामने आती। पहला ये है कि वे सभी प्रकार के आवेगों को उद्दात का पोषक नहीं स्वीकार करते, जिसमें दया, शोक, भय आदि प्रमुख है। ठीक। दूसरी बात यह है कि बिना आवेग अथवा संवेग के उद्दात की सृष्टि संभव नहीं मानते। आवेग अथवा संवेग के उद्दात की सृष्टि संभव नहीं मानते। उनकी पहली मान्यता तो आज के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार्य नहीं हो सकती, क्योंकि त्रासदी में भी दर्शक को आनंद की अनुभूति होती है। यदि वो आंसू बहाता है किंतु उसके आंसू प्रसन्नता के होते, ना कि निराशा और कुंठा के। लोनजानेस की जो दूसरी मान्यता है यानी प्रबल भावावेग, उनका ये कि बिना प्रबल आवेग के भी उद्दात की सृष्टि संभव है, आधुनिक युग में मान्य हो सकती है। आज के बौद्धिक युग में भाव अथवा भावुकता से रहित बुद्धि प्रधान या चिंता प्रधान काव्य की स्थिति स्वीकार की जाती है। पश्चिम में स्वतंत्रता के पश्चात काव्य में विचार के महत्व को व्यक्तित्व से पलायन तक भी कह दिया गया है। लोनजाइनस से स्पष्ट रूप से मात्र भाव प्रवणता का विरोध किया है। यही कारण है कि आवेग प्रवण वक्ता प्रायः निकृष्ट कोटि के प्रशस्तिकार होते हैं, और उधर जो अस्तवन निपुण होते हैं उनमें आवेग का अभाव होता है। किंतु स्पष्ट है कि लोनजाइनस ने संवेगों और उनकी प्रबलता पर उदात्तता के लिए विशेष बल दिया है। यहाँ पे देखिए उद्दात के जो तृतीय स्रोत हैं जिनको कहते हैं अलंकारों का समुचित योजना, उनका विवेचन लोनजाइनस ने अपने 16वें अध्याय यानी जो पेरिप्सिस है उसके 16वें अध्याय से लेकर 29 अध्याय तक बात की है। अलंकारों में उसने विस्तारणा, सपतोक्ति, प्रश्नालंकार, विपर्याय, व्यतिक्रम, पुनरावृत्ति, छिन्नवाक, प्रत्यक्षीकरण, संचयन, सारोपक, पर्यायोक्ति आदि का चयन किया। लोनजाइनस की विशेषता इस बात में निहित है कि वो केवल उन्हीं अलंकारों को चुनता है जो किसी न किसी रूप में उदात्त प्रभाव की सृष्टि में सहायक है। लोनजाइनस अलंकारों के प्रयोग में औचित अथवा प्रसंगानुकूलता को ज्ञातव्य मानते हैं। सपतोक्ति अलंकारों के संबंध में वो कहता है कि मात्र शपथ लेना ही औदात्य नहीं है, उसके लिए हम स्थान, परिस्थिति और प्रयोजन सबको ध्यान में हमें रखना चाहिए। लोनजाइनस अलंकारों की चतुर प्रयोग का निषेध कर सहजता का समर्थन करता है। सार ये है कि वो अलंकारों को उद्दात का एक बहुत बड़ा सहयोगी मानता है। किसको? देखिए वो अलंकारों को जो है लोनजाइनस अलंकारों के चतुर प्रयोग, अगर आपने बहुत अच्छे से अलंकारों का काव्य में प्रयोग किया है तो ये कहता है कि सार ये कि अलंकारों को उद्दात का आप अपने काव्य को कितना लिबरल कर रहे हो उसके में ये बहुत बड़ा सहयोगी है। उनके मत के अनुसार लघु अंश हम इस रूप में प्रस्तुत करें जैसे अलंकार का प्रयोग जो होता है वो संपूर्ण प्रसंग को न केवल उदात्त बल्कि अधिक विश्वसनीय बना देता है। तात्पर्य ये है कि एक ओर संवेगों से अलंकारों के प्रयोग में स्वाभाविकता एवं सहजता तो आती ही है, दूसरी ओर अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में भी शक्ति और सौष्ठव भी आता है। कतिपय विचारकों ने लोनजाइनस की इस मान्यता सिद्धांत को अभिव्यंजना सिद्धांत के रूप में भी माना है।
और अभिजात पद रचना अथवा सुष्ठु भाषा ये चौथा है। अभिजात पद रचना अथवा सुष्ठु भाषा में देखें तो अभिजात पद रचना से लुनजाइनस का मतलब प्रायः उदास से ही है। अलंकारों के समान ही वह भव्य और मनोहारी भाषा का चुनाव करता है। भव्य भाषा का प्रभाव निश्चित रूप से सम्मोहक होता है, किंतु वह तभी होता है जब वह विचार के अनुकूल हो। कहीं कहीं प्रसंगानुसार ग्रामीण उक्ति भी सुष्ठु और प्रभावशाली हो जाता है। इसके बाद उद्दात का पांचवा तत्व गरिमा में रचना विधान, यानी यहाँ पे ये कहा जाता है कि पेरिप्सिस का जो 39वां अध्याय है उसमें अपना अभिमत प्रकट करते हुए लुनजाइनस ने लिखा है कि मेरा आशय एक विशिष्ट क्रम में शब्दों की योजना से सभी महान काव्यशास्त्रियों ने काव्यगत तत्वों की अनुभूति पर विशेष बल दिया है तथा स्वमतानुसार उन पर विचार विमर्श किया है। भारतीय काव्यशास्त्र के तहत नाटक की संधिया और संकलन त्रय इसी संदर्भ की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। लुनजाइनस ने विशेष रूप से शब्द और लय उसके प्रभाव पर विचार प्रस्तुत किया है। शब्द संबंधी लय का संबंध लुनजाइनस मूलतः मानव प्रकृति में अंतर्निहित संवेगों से स्वीकार करता है। रचना में क्रमशः किए गए शब्द विन्यास से जो विषयानुकूल लय उत्पन्न होता है उसका प्रभाव मन पर बहुत ही गहरा होता है और श्रोता को कलाकार सहभागी भी बनाता है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि यद्यपि लुनजाइनस ने अपने काव्य सिद्धांतों के विवेचन में उदात्त कल्पना शक्ति पर प्रत्यक्षता तो विचार नहीं किया, फिर भी बिंब चर्चा के साथ साथ उनकी विधायक शक्ति कल्पना की भी चर्चा की है। कल्पना वास्तव में वो मानसिक शक्ति है जो कलाकार के मानसिक पटल पर वर्ण विषय का साक्षात्कार कराकर सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत कराने में समर्थ होती है। लुनजाइनस की कल्पना संबंधी अवधारणा आज भी प्रासंगिक है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा में प्रायः इसलिए महान कवि आलोचक कॉलरिज की कल्पना सिद्धांत मील का पत्थर बना रहा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि उदात्त स्रोतों का विवेचन करते हुए लुनजाइनस ने उदात्त को एक ऐसी गुणात्मक सत्ता के रूप में देखा है जो संपूर्ण कृति में अखंड रूप में विद्यमान है। कला अथवा रचना के समग्र प्रभाव में उदात्त गरिमा और अतुंग के रूप में विराजमान रहता है। इस प्रकार ये सभी पांच तत्व परस्पर असंबंधित होकर नहीं बल्कि समन्वित रूप से उदात्त की सृष्टि करते हैं और वे अंग रूप में भी उदात्त है और अंगी रूप में भी उदात्त है। ये तो इतना जो बात किया गया है लुनजाइनस के उदात्त तत्वों की है, जो पांच तत्व बताए उनको हम विस्तार रूप से बताए। इसके पहले हमने बताया था कि उदात्त के विरोधी तत्व क्या है, उनको भी एक्सप्लेन किया था। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ तक तो हमने उदात्त तत्वों के बारे में बताया, अब यहाँ हमें उनकी कतिपय जो मौलिकता है उनकी चर्चा कर लेना जरूरी नहीं, मतलब कि यहाँ पे हमें उनकी कतिपय मौलिकताओं की चर्चा कर लेना अप्रासंगिक नहीं होगा, यानी मौलिकता भी जान ले। तो लुनजाइनस ने अपने से पहले जो विचारक थे उनको विरासत में काफ़ी आत्मसात किए बिना नहीं हो रह पाए। यानी कोई भी चीज़ होता है, जब आपके पूर्ववर्ती जो भी उस पे कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आप हट के उस चीज़ के बारे में कहते हैं। उसको साथ में जोड़ के चाहे उत्तर दे, प्रति उत्तर दे, कुछ भी करते हैं। यही चीज़ें कहते हैं कि लुनजाइनस ने उदात्त तत्वों का परिचय देते हुए इसके विवेचन और विश्लेषण किए। साथ ही साथ उसने उदात्त तत्वों के पश्चात साहित्य के अन्य विशिष्ट पक्षों पर भी विचार किया। उसने अपने विवेचन में प्रकृति की विराट महत्ता स्वीकार की और उस उदात्त की भावभूमि उसे प्रदान की। वस्तुतः उसकी दृष्टि मानव कल्याण में निहित विराटता की ओर थी और प्रकृति उस विराट कल्पना का आलम्बन है। उसकी दृष्टि में विराट प्रकृति इसलिए उदात्त है कि वह मानव को विराट बनाता है और अपनी विराटता के द्वारा अनेक प्रकार की क्षुद्रताओं से ऊपर उठाती इस विराट विस्तार का निर्देश लुनजाइनस ने होमर के युद्ध वर्णन में भी किया है। भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से लुनजाइनस ने उदात्त में उल्लास को महत्वपूर्ण स्थान भी दिया है। कवि कर्म के रूप में उल्लास और आनंद की प्रतिष्ठा लुनजाइनस की एक ऐसी देन है जो उसे एक ओर होरेस जैसे अलंकारवादी और दूसरी ओर अरस्तु जैसे काव्यशास्त्री से दूर ले जाती है। पर प्रच्छन्न रूप से उस पर अरस्तु के विरेचन सिद्धांत का प्रभाव पड़ा है। वो भी ये मानता था कि साहित्य का प्रभाव मुख्यतः संवेगों के माध्यम से पड़ता है और उसकी प्रकृति विरेचक होती है, किंतु आगे बढ़कर एक ऐसे सिद्धांत पर प्रकाश डालता है जिसका अंतर्भाव अरस्तु के सिद्धांत में नहीं। लुनजाइनस के विरेचन की परिकल्पना एक अधिक व्यापक और उत्साहवर्धक प्रक्रिया के रूप में मिलती है जो मनुष्य की उच्चतर प्रकृति को आलिंगित किए रहती है। अरस्तु का विरेचन एक प्रकार का उपचार है जिसकी परिकल्पना त्रासदी के संदर्भ में भी की गई है, जबकि लुनजाइनस का आनंद अथवा उल्लास एक उपलब्धि है जिसका पोषक आधार महाकाव्य त्रासदी प्रगीत उत्पत्ति ग्रंथ और प्लेटो के संवाद तक विस्तृत है। कवि प्रतिभा को उदात्त की सृष्टि में प्रमुखता देकर लुनजाइनस ने कवि को काव्य चिंतन के केंद्र में प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार काव्य चिंतन की प्रक्रिया पाठक और वृत्ति से हटकर कवि अथवा कलाकार पर केंद्रित होने लगी। बाद के स्वच्छंदतावादी कवियों और लेखकों में पेरिप्सिस की प्रेरणा से भावाभिव्यंजनावादी काव्य सिद्धांत का विकास किया। लुनजाइनस ने कवि की प्रतिभा पर होरेस से भी ज्यादा बल दिया है। इस संदर्भ में उसका ये कहना द्रष्टव्य है। इस तथ्य का बोध कला से ही होता है और साहित्य में कुछ प्रभाव केवल नैसर्गिक प्रतिभा से ही उत्पन्न होते हैं। लुनजाइनस कलाकृति को भी महत्वहीन नहीं मानता पर उसे गौण महत्व देता है।
लोन्जानस प्रतिभा की शिक्षा के माध्यम से अर्जित करने की संभावना दिखलाने के साथ ही प्रतिभा के नियंत्रण, नियमन और अनुशासन का भी कायल है। यानी इन्होंने कहा कि लोन्जानस जो है प्रतिभा की शिक्षा के माध्यम से अर्जित करने की संभावना दिखलाने के साथ ही उसका नियंत्रण, नियमन और अनुशासन का भी कायल है। अब इन्होंने देखिए आधुनिक आलोचना में बिंब की विशेषता बताया। वैसे हम बिंब विधा नहीं है, बिंब एक टॉपिक है आपको जो पढ़ना होगा। तो यहाँ पे आधुनिक आलोचना में इन्होंने कहा कि बिंब की विशेष महत्ता मानी जाती है, किंतु अनेक विषयों की भांति लोन्जानस जो है वो बिंब संबंधी चर्चा में भी पर्याप्त आधुनिक है। लोन्जानस ने बिंबों की चर्चा पेरिप्सिस के कौन से 15वें अध्याय के आरंभ में ही कर दी थी। इसके बाद देखिए उदात्त विरोधी तत्वों में हमने पहले ही बात कर लिया कि लोन्जाइनस ने जितना सोच था उदात्त के पोषक तत्वों का उल्लेख किया कि ये है, उतना ही ये भी बता दिया। देखिए अच्छी बात तो यही है कि मान लो हम कोई चीज़ बताने वाले हैं तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों चीज़ बताएं कि ये करेंगे तो आप इसका विस्तार पाएंगे, जो हमारा उद्देश्य उसको पूरा करेंगे, और ये चीज़ें अगर किया तो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए इन्होंने जो जो भी उसके विरोधी तत्व उसको ढूंढ कर बताया, चाहे वो आगाडंबर हो, बाल्यता हो, भावाडंबर हो। और वागाडंबर के बारे में उसने ही कहा था कि इससे बचना इसलिए कठिन है कि ऐसे लेखक जिनका लक्ष्य भव्यता है, शुष्कता और क्षीणता से बचने के प्रयास में किसी न किसी तरह इस दोष का शिकार हो ही जाते हैं। सच्चाई से शून्य और खोखली वाक्य स्थिति अविष्ट के विपरीत ही प्रभाव उत्पन्न करता है। शब्दाडंबर के विरुद्ध लोन्जाइनस इतना सतर्क था कि एक बार तीसरे अध्याय में इस दोष की ओर पुनः संकेत करके उसने चौथे अध्याय में इसका सविस्तार सोधारण विश्लेषण भी किया है। शब्दाडंबर की भांति लोन्जाइनस ने भाव के आडंबर को भी उदात्त विरोधी बताया है। यानी शब्दाडंबर जैसे है वैसे ही लोन्जाइनस ने भाव के आडंबर को भी उदात्त विरोधी बताया कि जिस प्रकार जो शब्दाडंबर है शब्दों का अत्यधिक प्रयोग निरर्थक और आडंबर प्रयोग एक कृत्रिम व्यवस्था पैदा करता है, उसी प्रकार जहाँ आवेग की अपेक्षा नहीं है, मतलब आवेग नहीं दिखना चाहिए वो भी दिख रहा है, तो वो तो अनौचित या निरर्थक हुआ। दूसरे शब्दों में इसे अति भावुकता अथवा सच्ची भावुकता भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार बाल्यता अथवा अनावश्यक विस्तार एवं अतिशयोक्ति को भी उसने उदात्त विरोधी बताया। इस दोष को सबसे अधिक जघन्य और क्षुद्रतम माना गया है। उसके अनुसार बाल्यता पंडिताओपन दृष्टि है, जिसके कारण अतिशय विस्तार की परिणति निष्प्राण असफलता में होती है। इस दोष का कारण भी यही है कि लेखक जब असाधारण, अति रमणीय और इससे भी ज्यादा मनोरंजक होने की कोशिश करने लगता है, फलतः इस दोष के शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार के दोषों का मूल लोन्जानस अतिशयता की उस प्रवृत्ति में देखता है जिसके कारण व्यर्थ की कृत्रिमता और आडंबर की सृष्टि होती है। तो इसमें निकल के क्या आता है, इन सब से यही निष्कर्ष निकल के आता है ना कि जो लोन्जाइनस था वो अपने समय का एक युगांतकारी और अप्रतिम आलोचक के रूप में भी हमारे सामने आता है। और डॉक्टर निर्मला जैन के अनुसार लोन्जाइनस ऐसा अकेला आलोचक है जिसने उस समय ऐतिहासिक दायित्व का निर्वाह किया और इस दायित्व ने इसे इतिहास में अद्वितीय विशिष्टता भी दी। रचनाकार अथवा कवि के महत्व पर बल देकर उसने काव्य और वक्तृता के आंतरिक मूल्य की स्थापना की। आनंद अथवा अतिक्रमण को साहित्य का सर्वोच्च लक्ष्य घोषित करके उसने साहित्य को अनुरंजन के निम्न स्तर से ऊपर उठाने का प्रयास किया। कुल मिला के लोन्जाइनस अपने उदात्त नैतिक बोध, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि, परिष्कृत रुचि और मौलिक चिंतन के कारण साहित्य शास्त्र के इतिहास में प्रथम श्रेणी के आलोचकों में स्थान रखता है। तो ये आपने विस्तार से समझा कि जो लोन्जाइनस का उदात्त जो सिद्धांत है, तो उदास सिद्धांत में उसने क्या क्या सोच के इसके बारे में कहा है। बाकी हम पीडीएफ को ग्रुप पे सेंड कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया, वहाँ से जुड़ जाइए, बराबर अपडेट भी मिलता रहेगा और वहीं पे हम इसको शेयर भी कर देंगे। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन है, उसके साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।